ये कहानी बहुत ही अजीब कहानी है। बस बहुत सारी ऐसी कहानी है जो मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, जो झकझोर देती है रिश्तों को लेकर। तो रिश्तों को झकझोरने वाली ये कहानी है। इसमें कई चीज़ें हैं नहीं। एक तो ये है कि आमतौर पे जब किडनैपिंग किसी की जाती है, किसी को किडनैप किया जाता है, तो उसका मकसद ये होता है कि आप रैंसम लेंगे, पैसे लेंगे, फिरौती लेंगे। इस कहानी में ये है कि किडनैपिंग तो करनी है, लेकिन किडनैपिंग करने के बाद रैंसम या फिरौती की रकम मांगने से पहले ही जिसको किडनैप किया उसको मारना ज़रूरी है। यानी उसका कत्ल करने के बाद ही फिर फिरौती की रकम मांगेंगे। तो ये इस कहानी का एक अजीब पहलू है। दूसरा अजीब ये है कि जिसकी तलाश में पुलिस दर दर भटकती है, घर के लोग पुलिस के साथ भटकते हैं, शहर शहर ढूंढा जाता है, वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन जिस जगह मिलती है उस जगह पे खुद पुलिस दर्जनों बार आई, घर वाले वहीं पे गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि वो जहाँ लौट कर थक हार कर लौटते हैं असल में वो लड़की वहीं है। लेकिन इसका पता 6 दिन बाद चलता है। तीसरी चीज़ जो इस कहानी में है वो ये है कि किस तरीके से क्राइम को लेकर रिश्ते और ये सारी सोच जो है वो अलग हो जाती है। मतलब क्राइम करना है तो करना, फिर आपके लिए अपना पराया इन सब का कोई मतलब नहीं होता। चौथी चीज़ ये है कि कैसे लालच, पैसे की हवस और फिजूल खर्ची और नई जनरेशन जो है उनकी अपनी डिमांड्स, उसको पूरा करने के लिए वो क्राइम का रास्ता चुनते हैं। तो ये सारी कहानी इस कहानी में है। कहानी शुरू होती है सुल्तानपुर से। यूपी का एक इलाका है, एक शहर है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में एक योगेश मोहन मिश्रा का परिवार रहता था, फैमिली उनकी वहीं सुल्तानपुर में। उनकी एक बेटी जिसका नाम था सुवर्णा मिश्रा। तो सुवर्णा ने 12वीं तक की पढ़ाई सुल्तानपुर से की। सुल्तानपुर में पढ़ाई करने के बाद उसने अपने घर वालों को बताया कि वो इंजीनियर बनना चाहती है। घर वालों ने कहा ठीक है, बेटी की ख्वाहिश पूरी करते हैं। लेकिन सुल्तानपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन और ये सारी चीज़ें नहीं थी। और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोई कोचिंग सेंटर भी उस स्टैंडर्ड का नहीं था। तो योगेश मोहन मिश्रा फैसला करते हैं कि वो अपनी बेटी को हायर स्टडीज़ के लिए, कोचिंग के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए सुल्तानपुर से लखनऊ भेजेंगे। लखनऊ में योगेश मिश्रा के एक भाई रहते थे, उनके बड़े भाई। वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। बड़े भाई में उनकी वाइफ और उनका एक बेटा साकेत, ये लोग लखनऊ में रहते थे। तो सुवर्णा की पढ़ाई के लिए उसको लखनऊ लेकर आया जाता है। माँ बाप साथ आते हैं। भाई के यहाँ वो सुवर्णा को रखते हैं, बताते हैं कि इसकी अब पढ़ाई करनी है इसलिए लेकर आया हूँ। इसके बाद वो वहीं अपने सामने रहकर लखनऊ के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में सुवर्णा का दाखिला करा देते हैं। और अब वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर देती है। इसके बाद वो वापस लौट जाते हैं सुल्तानपुर। अब सुवर्णा यहाँ अपने चाचा चाची के साथ और एक उसका कज़न साकेत, ये लोग उस घर में रहते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। सुवर्णा अपनी पढ़ाई जारी रखती है, अपनी तैयारी पूरी कर रही होती है। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। 12 सितंबर 2009 को सुवर्णा घर से निकलती है कोचिंग सेंटर के लिए और आम तौर पे वो 5 बजे तक वापस घर आ जाती है। लेकिन उस दिन 5 बज जाता है, फिर 6 बज जाता है और 7 बज जाता है, सुवर्णा नहीं लौटती। इस कहानी का एक पार्ट। दूसरा ये है कि 12 सितंबर 2009 की सुबह ही सुवर्णा के चाचा और चाची किसी काम से लखनऊ से बाहर चले जाते हैं। कोई फैमिली फंक्शन था और उनको अगले दिन आना था। तो अब घर में सिर्फ सुवर्णा थी, उसका भाई था साकेत और एक ममेरा भाई वहीं रहता था, अंकित, ये लोग थे। तो चाचा चाची हैं नहीं, सुवर्णा यहाँ है, कोचिंग सेंटर गई है। कोचिंग सेंटर से 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, नहीं लौटी, 8 बज गए। जब 8-9 बज जाता है तो फिक्र होती है साकेत को, उसके कज़न को, भाई को। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है, तमाम फ़ोन पे नंबर पे तमाम लोगों को चेक करता है कि कहीं पहुंची तो नहीं। और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर सुवर्णा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। इस दौरान वो सुवर्णा के माँ बाप को भी, मतलब अपने चाचा को वो फ़ोन करके बताता है, अपने माँ बाप को भी बताता है कि सुवर्णा घर नहीं लौटी है। सारे परेशान भाग कर लखनऊ आते हैं। सुवर्णा की अब तलाश शुरू होती है, लेकिन सुवर्णा का कोई सुराग नहीं मिलता।
रात चूँकि हो गई थी, रिपोर्ट लिखाई गई थी, तमाम अभी तक यही था कि सुवर्णा अपनी किसी दोस्त के यहाँ, किसी और रिश्तेदार के यहाँ पिक्चर देखने चली गई हो और लौट आएगी, और उसके पास मोबाइल नहीं था। माँ बाप ने पढ़ाई की वजह से कि डिस्टर्बेंस ना हो, मोबाइल नहीं था, तो मोबाइल भी नहीं था जिससे उसका लोकेशन ट्रेस किया जा सके। खैर सुवर्णा की पुलिस तलाश करती है। उसके बाद सुबह जब होती है और सुवर्णा सच में नहीं लौटती है तो फिर थोड़ी चिंता बढ़ती है, और लखनऊ पुलिस शुरुआत करती है अपनी जांच की उस कोचिंग सेंटर से जहां आखिरी बार सुवर्णा गई थी। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, पूछती है कि यहाँ सुवर्णा आई थी, कब निकली, कब गई। तो पहला धक्का यहीं लगता है। पता चलता है कि 12 सितंबर को सुवर्णा कोचिंग सेंटर आ ही नहीं थी और उस दिन वो एब्सेंट थी। इससे पहले का रिकॉर्ड जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि सुवर्णा ने कोचिंग सेंटर मिस किया हो। वो पाबंदी से जाती थी, पाबंदी से क्लास अटेंड करती थी, पाबंदी से टाइम पे घर आती थी। तो ये एक अजीब चीज़ थी कि सुवर्णा ने ये कहा कि वो कोचिंग सेंटर गई है, लेकिन कोचिंग सेंटर वो गई ही नहीं और उसके बाद से गायब। अब पुलिस इधर उधर ढूंढना शुरू करती है। पूरा घर जो है, अब तब तक योगेश मोहन मिश्रा सुल्तानपुर से आ चुके थे, उनके बाकी रिश्तेदार सब लखनऊ में इकट्ठा हुए। सुवर्णा की तलाश शुरू होती है, पुलिस आती है, सारे लोग यही सुवर्णा के जो चाचा उन्हीं के घर में आए, जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, वहीं रुके। तो दिन भर ढूंढते सुवर्णा को, शाम को उसी घर के आंगन में आते और फिर परेशान, रोना धोना सब कुछ, क्योंकि एक जवान बेटी और गायब। पुलिस भी तफ्तीश के सिलसिले में 6-7 बार उस घर में आई, लंबी पूछताछ की, हर एक से सुवर्णा के फ्रेंड्स के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, उसके दोस्तों के, बाकी उसके जो एक्टिविटीज़ थी, बट कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था। ये भी था कि किडनैपिंग अगर हुई है तो कोई रैंसम कॉल आना चाहिए, रैंसम कॉल भी नहीं आया। इस सारे उधेड़-बुन में 1, 2, 3 दिन बीतते जाते हैं, पुलिस ढूंढ रही है, किसी के ऊपर शक भी नहीं। इंस्टीट्यूट के जो, चूँकि वहाँ पे जहाँ पे उसने कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया था, वहाँ उसके बैच में जितने लोग थे उनमें से भी पुलिस ने एक एक कर सबसे पूछताछ की। कोई भी ऐसा जिस पर ज़रा सा भी शक हुआ उससे पूछताछ की, बट कोई नतीजा नहीं निकला। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि चूँकि 12 सितंबर को वो कोचिंग सेंटर आ ही नहीं थी, तो कोचिंग सेंटर के किसी शख्स का हाथ होना उसकी गुमशुदगी में ये इस्टेब्लिश नहीं कर रहा था। घर वालों पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ हुई नहीं थी। तो ये वक्त बीतता गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सुवर्णा का कोई सुराग नहीं मिला। लखनऊ पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई है। इधर हर दिन इस उम्मीद में गुजर रहा है कि अगर कोई किडनैप हुई है तो रैंसम के लिए कॉल आएगा, वो भी नहीं। फिर माँ बाप को भी ये शक हुआ कि कहीं लखनऊ आई है उनकी बेटी, ये उम्र है, इस नादानी की उम्र है, पता नहीं किसी दोस्ती के बहकावे में आ गई, किसी लड़के के साथ कोई शादी वादी का वादा हुआ और वो बहका कर ले गया। तमाम तरह के ख्याल ऐसे में जो आते हैं आमतौर पर एक माँ बाप को, वो सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उसकी भी कोई, कि अगर उसकी किसी से दोस्ती है, किसी से प्यार था, तो कोई तो ऐसा एक हमराज होता और जो बताता कि हाँ सुवर्णा कोचिंग सेंटर में इससे सबसे ज़्यादा बात करती थी, इसके करीब रहती थी, इसके साथ जाती थी। ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि वो क्लास शुरू होने से जस्ट पहले पहुंचती थी, क्लास ख़त्म होते ही घर पहुंचती थी, और वहाँ पे कुछ लड़कियों से उसकी दोस्ती हुई थी, वो उन्हीं से बात करती थी। तो कोई ऐसा कैरेक्टर भी नहीं था जिसके ऊपर शक किया जाए। तो लखनऊ पुलिस ने हर तरफ से सारी चीज़ें कर ली जब, तो आखिर में कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। और इस दौरान में फिर जो एक पुलिस का काम होता है कि आसपास में कहीं कोई ऐसी लावारिस बॉडी मिली हो किसी लड़की की, ऐसा, तो वो भी सारा ढूंढवा लिया गया आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, पड़ोस के शहर में। कहीं से ऐसी कोई चीज़ भी नहीं मिली कि 12 सितंबर के बाद कोई इस तरह की बॉडी मिली हो जिसकी शिनाख्त या जिसका रूप या जिसकी कदकाठी सुवर्णा से मिलती हो, तो वो भी नहीं था। तो कुल मिलाकर अंधेरे में पुलिस सारी तफ्तीश हो गई, कोई शक के घेरे में नहीं आ रहा है, और हर जगह से जहाँ से भी जांच करें वहाँ से सब कुछ क्लियर। तो यूपी पुलिस के एक ज़हीन अफसर ठंडे दिमाग से वो 5 दिन के बाद बैठे और उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो इस इन्वेस्टिगेशन में मिसिंग है। तो वो क्या चीज़ है? सुवर्णा मोबाइल यूज़ नहीं करती थी, ये तो पता था उनको। तो वहाँ से पहली बार क्लिक किया कि सुवर्णा नहीं करती थी, लेकिन उसकी फैमिली के लोग तो करते हैं। तो कौन कौन करता है?
तब उसमें जितने भी करीबी थे उन सब के मोबाइल डिटेल मंगाए गए, उसमें इंक्लूडिंग सुवर्णा के फादर योगेश मोहन मिश्रा, सुवर्णा के चाचा, उनकी चाची भी यूज़ नहीं करती थी, सुवर्णा का कज़न यूज़ करता था जो साकेत। तो इन सब के मोबाइल के कॉल डिटेल्स पे काम करना शुरू किया। उस यूपी पुलिस के अफसर ने कहा कि यहीं से देखते हैं, कुछ क्या पता अंधेरे में तीर कुछ मिले। हर एक के कॉल डिटेल खंगाले, चेक किए। योगेश जो पिता थे उसमें ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं, जो चाचा थे उनसे कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं, कुछ और रिश्तेदार थे उनके लिए कोई चीज़ मिली नहीं। लेकिन जब साकेत का मोबाइल खंगाला गया तो एक हैरान करने वाली चीज़ मिली। साकेत मतलब जो सुवर्णा का कज़न था, जिसके घर में वो रह रही थी, चाचा चाची, उसका बेटा, और वही वो शख्स था जिसने पुलिस स्टेशन में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, क्योंकि उस दिन सुवर्णा के चाचा चाची लखनऊ से बाहर थे और उसी ने पुलिस को ये बयान दिया था कि सुवर्णा घर से निकली थी कोचिंग सेंटर के लिए और उसके बाद वो नहीं लौटी। तो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो घर से निकली थी उसके बाद नहीं लौटी कोचिंग सेंटर के लिए, ये एक्चुअली साकेत का बयान था जो पुलिस को दिया था रिपोर्ट लिखाते हुए। अब जो हैरान करने वाली चीज़ थी पुलिस की साकेत के मोबाइल को देखकर, वो ये थी कि 12 सितंबर 2009 को सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक साकेत के मोबाइल से एक भी कॉल नहीं किया गया था और साकेत का जो लोकेशन था वो ये बता रहा था कि वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकला था। 12 नहीं बल्कि करीब 9 बजे तक, जब वो पहली बार जब वो निकला तो वो पुलिस स्टेशन के लिए निकला था रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो सुबह 6 से लेकर रात 9 बजे तक उसने कोई कॉल नहीं किया और वो घर के अंदर ही था। ये मोबाइल के लोकेशन से पता चला। जो उसके बाकी आगे पीछे के सारे तारीख के डेट के निकाले गए तो पता चला कि हर दिन एवरेज उसके करीब 20-30 कॉल तो है, कभी 15 है, कभी 20 है, कभी 30 है, किसी दिन 50 भी है। महीनों के निकाले गए तो भी लगा कि किसी दिन 0 कॉल नहीं है। लेकिन 12 सितंबर 2009 को जिस दिन सुवर्णा गायब हुई उस दिन उसके मोबाइल से एक भी कॉल नहीं। ये एक अजीब सी चीज़ थी, नंबर 1। नंबर 2, जब पुलिस ने फिर इसको चुपचाप से मॉनिटर कर रही थी, इस कॉल डिटेल को खंगालने के बाद जब यूं ही नॉर्मल पूछताछ और किया लोगों से, तो एक दूसरी चीज़ हैरान करने वाली ये भी निकली कि वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर ना निकला हो, वो हर दिन बाहर निकलता था। तो अब 2 चीज़ थी, एक कि जिस दिन सुवर्णा गायब हुई उस दिन उसने कोई भी कॉल क्यों नहीं किया। नंबर 2, उस दिन वो सुबह से रात तक घर में ही क्यों था। नंबर 3, वो इकलौता था जिसने बताया था कि वो सुबह घर से निकली थी कोचिंग सेंटर जाने के लिए, इसका और कोई विटनेस नहीं था और इसीलिए पुलिस कोचिंग सेंटर पहुंची। लेकिन कोचिंग सेंटर का बयान ये था कि वो उस दिन कोचिंग आ ही नहीं थी सर। तब सवाल ये था कि ये साकेत का बयान था, तो क्या साकेत सच बोला या झूठ बोला। तो ये 3 चीज़ काफ़ी थी पुलिस को साकेत को ज़ीरो इन करने के लिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला कि वो कोचिंग सेंटर गई थी, नंबर 1। नंबर 2, सुबह से रात तक उसने अपने मोबाइल पे कोई कॉल क्यों नहीं किया। नंबर 3, सुबह से रात तक वो घर के अंदर क्यों था। घर के अंदर होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन एक होता है कि आमतौर पे एक आदमी 2-3-4 बार इस उम्र में जब आप कुछ कर नहीं रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, दोस्तों से मिलने या कुछ आप बाहर जाते हो, लेकिन उसका पूरा लोकेशन घर के अंदर ही था। तो ये जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर पुलिस ने साकेत को प्यार से बुलाया और पूछताछ करने का फैसला किया। इसके बाद उससे पूछताछ हुई। अच्छा, इस बीच में एक और चीज़ भी हुई थी। इसने बताया था कि कोचिंग सेंटर जाने के लिए सुवर्णा जब 12 सितंबर को निकली थी तो उसको कोचिंग सेंटर घर से जाने के लिए थोड़ी दूरी पे था, तो उसके फादर योगेश मोहन मिश्रा ने एक स्कूटी दिला दी थी सुवर्णा को ताकि उनकी बेटी स्कूटी से जाए। तो जब ये रिपोर्ट लिखाई गई 12 सितंबर को, 13 सितंबर को सुवर्णा की स्कूटी एक लखनऊ में ही सहारागंज बाज़ार है वहाँ की पार्किंग में खड़ी मिली। चूँकि रिपोर्ट में थी, पुलिस ने वायरलेस पे मैसेज कर दिया था फ्लैश, तो पता चला कि उसकी स्कूटी वहाँ पे पार्क है सहारगंज बाज़ार में। इसके बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उसने पूछताछ की कि किसने ये किया था। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। 2009 में सीसीटीवी फुटेज को लेकर इतनी जागरूकता भी नहीं थी। तो पता चला एक लड़का था जो ब्लैक शर्ट पहन कर आया था और उसने इस स्कूटी को पार्क किया था। आमतौर पे ब्लैक शर्ट एक कॉमन कलर है, कोई भी पहन सकता है,
तो पुलिस ने चुपचाप और खामोशी से ये भी पता किया कि साकेत के पास भी ब्लैक कलर का शर्ट है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद साकेत को बुलाया जाता है। उसके बाद पुलिसिया अंदाज में अब उससे पूछताछ की जाती है। जैसे ही पुलिसिया अंदाज में उससे पूछताछ की जाती है, जाहिर सी बात है वो क्रिमिनल था नहीं और बिल्कुल एक आम लड़का था, तो पुलिसिया डंडे के आगे वो टिक नहीं पाता और थोड़ी देर में वो सारी कहानी उगल देता है। और जो कहानी थी वो बहुत ख़तरनाक और खौफनाक थी और अफसोसनाक थी। कहानी ये थी कि साकेत का एक ममेरा भाई जिसका नाम अंकित, वो उसके मामा का बेटा, ये दोनों लखनऊ में रहते थे एक आम नौजवान की तरह। लेकिन कई लोगों को देखकर पैसे, गाड़ी, महंगे शौक, महंगे कपड़े, इनके अंदर भी ये सारी चीज़ें आई कि हमारे पास होनी चाहिए। अब नौकरी कर नहीं रहे आप और माँ बाप जो है आपको फिजूल खर्ची करने देंगे नहीं, तो रास्ता क्या बचा। तो इन लोगों ने प्लान किया कि किसी को किडनैप करते हैं। और इनका ये था कि यूपी में किडनैपिंग बहुत होती है और लोग बच भी जाते हैं। तो पढ़ा भी था, देखा भी था कहीं टीवी कि आमतौर पे किडनैपिंग बहुत होती है। तो फिर उन्होंने प्लान बनाया कि किडनैपिंग करते हैं किसी की और उसके बाद रैंसम वसूलते हैं, कम से कम 10 लाख रुपए, और उस 10 लाख से अपनी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, सारे अपने ऐश और अय्याशी की चीज़ें पूरी होंगी। तब ये दोनों भाई कज़न साकेत और अंकित प्लान करते हैं किडनैप करनी है। लेकिन फिर ये होता कि किडनैपिंग किसको करें, किसको उठाएं। दूसरा चूँकि ये कोई गैंग से नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं, तो इन्हें ये नहीं मालूम कि उठाने के बाद रखें कहाँ। तो एक दिन अचानक ये लोग कहते हैं, इनको पता था कि सुवर्णा के फादर ठीक ठाक पैसे वाले, मतलब साकेत का अपना सगा चाचा। तो कहते हैं क्यों ना सुवर्णा जो बहन है उसकी, उसको किडनैप करते हैं और चाचा से पैसे मांगते हैं 10 लाख रुपए। अब यहाँ तक ठीक था, लेकिन फिर ये बात होती कि अगर किडनैप करेंगे, एक तो सुवर्णा पहचान जाएगी कि हम लोग कौन हैं, नंबर 2 उसको रखेंगे किसके यहाँ, कहाँ ले जाकर रखेंगे जब तक पैसे नहीं आ जाते, तो उसमें पकड़े जाने का और ख़तरा है। तब उनके दिमाग में सबसे ख़तरनाक जो प्लान आता है वो ये कि काम करते हैं, पहले सुवर्णा को मार देते हैं, मारने के बाद लाश को छुपा देते हैं और उसके बाद जो है सुवर्णा के फादर से फिरौती की रकम मांगेंगे। दोनों भाई इसके लिए तैयार हो गए, मौके का इंतज़ार करने लगे। इन्हें मौका मिला 12 सितंबर 2009 को, जब साकेत के माँ बाप लखनऊ से बाहर एक फैमिली फंक्शन के लिए चले गए। अब घर में सिर्फ साकेत था, सुवर्णा थी, दोनों भाई बहन थे। जैसे ही माँ बाप गए, और इसे पहले से पता था कि 12 सितंबर की सुबह उसके पेरेंट्स जा रहे हैं, तो इसने अंकित जो उसका मेरा भाई है उसको सारी चीज़ें बता रखी थी। अंकित सुबह घर पहुंचता है, दोनों भाई मिलकर सुवर्णा का गला घोंटते हैं, गला घोंट कर उसे मार डालते हैं। मारने के बाद उसी घर के आंगन में, चूँकि वो एक गार्डन टाइप भी था, आंगन में ही घर के मट्टी का उसमें कुछ पेड़ पौधे लगा रखे थे, तो पहले कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद लाश को वहीं पर रखते हैं घर में। उसके बाद दोनों भाई मिलकर घर के आंगन में गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद जितने गड्ढे के अंदर उसकी लाश समा सकती थी, वो उस लाश को उस गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद वापस उसके ऊपर फिर वो घास और पेड़ पौधे जो भी थे वो सब करीने से लगा देते हैं, ताकि देखने वाले को किसी को शक ही ना हो कि यहाँ पे कोई गड्ढा भी हुआ है जो पहले था। और वो चूँकि वो इस तरीके का था सब कुछ कि बहुत ही नीट एंड क्लीन भी नहीं था कि आपको कोई शक हो, तो उन्होंने वैसे ही किया और उस गड्ढे के अंदर अपनी ही बहन को अपने ही हाथों से दफनाने के बाद सारी चीज़ें वापस रखी और फिर शाम होने का इंतज़ार करने लगे। फिर रात हुई, उसके बाद खुद ही जाकर साकेत और उसका भाई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाता है। उसके बाद अपने सारे माँ बाप को और सुवर्णा के माँ बाप को खबर देता है। इसके बाद पुलिस आती है और हर दिन जब पुलिस तलाश करने जाती है तो ये लोग पूरी फैमिली और साकेत और अंकित पुलिस के साथ साथ भी जाते हैं। इवन कोचिंग सेंटर जब पुलिस पूछताछ करने के लिए गई तब भी ये उसके साथ थे। किसी रिश्तेदार के यहाँ जहाँ ये शक जताते पुलिस जाती तो भी साथ जाते। और थक हार कर शाम को जब पुलिस कई बार साथ में और इनके रिश्तेदार ढूंढते आपस में भी, थक हार कर लोग उसी घर में पहुँचते और उसी आंगन पे और उसी जगह पे जहाँ पे सुवर्णा दफन थी वहाँ पे खड़े होके ये सब रोते। उसके बाद फिर वहाँ पे सोचते कि अब कहाँ ढूंढूं, कहाँ तलाश करूँ। कई बार पुलिस आई उस घर के अंदर पूछताछ करने के लिए और उसी आंगन में उसी जगह खड़े होकर पुलिस सुवर्णा की तलाश की बात कर रही है कि कहाँ कहाँ मिल सकती, कहाँ नहीं मिल सकती। और उन्हें नहीं मालूम कि जहाँ वो खड़े हैं उसी के नीचे सुवर्णा दफन है। 6 दिन में ऐसा कई बार हुआ, बल्कि सुवर्णा के जो माँ बाप थे वो भी आकर
रोते हुए रुआ से कहाँ कहाँ ढूंढूं, कहाँ मिलूं, दिन भर ढूंढते थकते और फिर वहीं पे खड़े होते और उन्हें मालूम नहीं था कि उनके कदमों के नीचे ही उनकी बेटी को दफनाया गया। तो ये किया उन्होंने। दफनाने के बाद फिर फ़ोन किया पुलिस के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुद ही ढूंढने पहुँचे हर जगह, रोना धोना भी चला, सब कुछ हुआ। लेकिन शायद ये खुद पुलिस वालों का कहना था कि अगर उस दिन साकेत 2 गलती ना करता, एक कि वो मोबाइल से उस दिन कोई भी कॉल करता इधर उधर अपने दोस्तों को नॉर्मल, तो शक नहीं जाता। नंबर 2, सुबह से रात तक उसका घर से बाहर न निकलना, पहली बार निकलना तो पुलिस स्टेशन आना, ये भी शक जताया। क्योंकि जब माँ बाप से पूछताछ हुई तो पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ बहुत निकलता है घर से हर थोड़ी देर में, और फ़ोन पे तो लगा ही रहता है। तो ये 2 गलतियाँ जो उसने की, जिसकी वजह से एक अफसर को ये चीज़ें क्लिक की और फिर उसके बाद मोबाइल सर्विलांस पे लगा, फिर सारी चीज़ें हुई और उसके बाद बुलाया गया, पूछताछ हुई, तो लास्ट में ये राज खुला। दोनों भाइयों को पुलिस ने पकड़ा, बाद में उन दोनों को जेल भेजा गया, मुकदमा चला, सज़ा हुई। लेकिन ये एक अजीब कहानी थी कि जिसे आप जगह जगह शहर शहर ढूंढ रहे हैं, वो आपके ही घर के आंगन में कैद है और आप उसी आंगन में हैं और उसी को ढूंढने की बात कर रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं और कहाँ ढूंढूं, और जो कातिल है वो भी आपके साथ खड़ा हुआ और ये कह रहा है कि कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो अजीब कहानी है ये थी पूरी कहानी सुवर्णा की। बाकी मंडे को आपसे मुलाकात होगी। थोड़ा ये एक्चुअली कहानी ऐसी है कि घर और परिवार की जब चीज़ें आंखों के सामने आती हैं तो आदमी इमोशनल भी हो जाता है, तो वही चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए मंडे को आपसे लाइव कहानी में फिर बात होगी, और तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।